गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 5 विषय हिंदी बच्चों पाठ 4 है नाना फनकार। जैसा कि बच्चों मैं कल आपको पेज नंबर 35 यहाँ तक पढ़ा था, क्योंकि अकबर का प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। ठीक है बच्चों, तो अब बोला था जो टॉपिक बची है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको भेज दूंगा। तो सभी बच्चे तो ध्यान देंगे। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज से पूछा। केशव उसने नपा तुला जवाब दिया। केशव ने नपा तुला जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छीनी का भी इंतजाम करना होगा, अकबर ने केशव से बोला। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भाग गया और उनकी छीनी हथौड़ी उठाकर उल्टे पांव लौट आया। जब अकबर ने केशव से कहा कि मेरे लिए हथौड़े और छीनी की व्यवस्था करना पड़ेगा, तब केशव ने तुरंत वहां से भाग गया और अपने पिता का छीनी और हथौड़ी उठाकर उल्टे पांव लौट आया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में बड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। अकबर ने केशव के पास जमीन पर बैठ गए, एक जैसे दोस्त जैसा, और केशव से पूछे, अब बताओ मुझे क्या करना होगा। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? तो केशव ने अकबर से पूछते कि हुजूर, क्या ये सब काम आप करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। अब अकबर ने केशव से कहा कि मुझे भरोसा है कि मैं इस काम को सीख लूँगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। केशव ने कहा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप नहीं सीख पाओगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, यह काम आपके लिए ठीक नहीं है। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी। तब अकबर ने केशव से कहा कि अगले हफ्ता मैं किसी का मदद किया था मिट्टी से भरी डलिया ढोने में, तो क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छीनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। केशव भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और छीनी पकड़ने का सही तरीका अकबर को सिखाने लगा, फिर जैसा कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था। उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को ध्यान से तराशना है। केशव ने अकबर को कहा, एक कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीर खींचकर एक आसान नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान में तराशना है। अकबर के पत्थर छीनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। अरे अरे नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। अब बोला, ऐसा नहीं, हथौड़े का आहिस्ता से मारना है, हथौड़े को आहिस्ता धीरे से मारना है, ऐसा उनके करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखना, वरना किरचे उड़कर आंखों में चली जाएगी। यानी थोड़ा आंख को मूंद के रखना, नहीं इसके किरचे आंख में चली जाएगी। अकबर मुस्कुराया, जी हजूर। जवाब में केशव ने मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसके बगल में बैठा एक व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। केशव शायद भूल गया था कि
उसके बगल में हिंदुस्तान का एक बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने से उसे मजा आ रहा था। एक अनाड़ी से वयस्क पर काम की धाक जमाने में मजा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं, और वो केशव बहुत ध्यान से देख रहा था कि अकबर उस लकीरों को कैसे खींच रहे हैं। बादशाह से जरा से भी चूक हो जाने पर फौरन उनकी त्योरियां चढ़ जाती थी, और अकबर से थोड़ी सी गलती हो जाने पर केशव का माथा गर्म हो जाता था। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता था। काम सही नहीं होने पर अकबर पूछ लेते थे केशव से कि केशव ये काम सही नहीं है क्या, और केशव अपनी असहमत जता देता था कि ठीक नहीं है। अकबर इम्तिनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अब अकबर व्यवस्थित बैठ गए और केशव का काम देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगत राष्ट्र उन्हें बड़े कौतूहल से दिख रहे हैं। आसपास के जो लोग केशव के दोस्त थे वो लोग बहुत ध्यान से देख रहे थे। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पे बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनसे कुछ जोड़ रहा था जिससे डिजाइन ज़्यादा खूबसूरत लगे। अकबर ये देख रहा था कि केशव ने उसमें कि पत्थर को तराश नहीं रहा था, वो अपने से कुछ पत्थर में जोड़ रहा था ताकि और खूबसूरत लगे। लड़के के काम करने का अंदाज को देखकर अकबर धीमे से कहा, केशव देखना एक दिन तुम बड़े बहुत फनकार बनोगे, हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। अकबर ने इसकी कारीगरी को देख करके बोला कि केशव किसी दिन तुम एक बड़े फनकार बनोगे, हो सकता है कि मेरे कारखाने में तुम एक दिन काम करोगे। कारखाना? कैसा कारखाना? केशव ने अकबर से बोल, देखो बेटा ये केशव है और ये अकबर है, ये दोनों को बातें चीतें हो रही हैं। बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे तब मैं कारखाना बनवाऊंगा। अकबर ने केशव से कहा कि एक बार ये महल मेरा तैयार हो जाए, उसके बाद यहाँ पर लोग आकर रहने लगे, उसके बाद मैं कारखाना बनवाऊंगा। इस कारखाने में मेरी सल्तनत की सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे, और इस कारखाना में मेरे सल्तनत काल का, मेरे समय का सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचे के बुनकार, संगत रास, पत्थर और लकड़ी पे नक्काशी करने वाले शिल्पकार भी सभी वहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा, वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ जरूर काम करूँ चाहूँगा। और केशव ने अकबर से बोले, उस कारखाना में मैं अवश्य काम करना चाहूँगा। अकबर उठ खड़े हुए और जाते हुए प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा अपना काम जारी रखो। अकबर जाते वक्त उस लड़के के कंधे पे अपना हाथ रखा और बोला, बेटा अच्छे से काम करो। हुजूर क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता, बड़ी खुशी से पूछा कि हुजूर क्या आप दोबारा आएंगे? मैं जरूर आऊँगा केशव। फिर तो दूसरे दिन संगत राज के बीच केशव की धूम मची रही थी। बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात को सबको सुनाता रहा, और केशव और अकबर के बीच की जो मुलाकात थी वो बार बार सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी, केशव बहुत थका हुआ था पर आंखों में नींद कहाँ। रात हो चली थी, केशव बहुत थका हुआ था लेकिन आंखों में उसको नींद नहीं थी। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। और पिता ने बोला कि केशव तुम तो अभी छोटे में ही बहुत प्रसिद्ध हो गए। बादशाह सलामत ने कहा कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। केशव ने अपने पिताजी से बोला। अपने सिर की पिता की बाहों को सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। और अपने पिता से केशव बोलते हैं कि हमारे बादशाह बहुत नेक, बहुत अच्छे इंसान हैं। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सिकरी में शहर क्यों बनवा रहे हैं? तो लड़का यानी केशव ने अपने पिताजी से पूछते हैं कि पिताजी ये बताइए कि बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सिकरी में शहर क्यों बनवा रहे हैं? तो पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया कि हाँ बेटा, बादशाह का
आगरा बहुत ही सुंदर शहर है, पर सिकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, तो इसी वजह से वो हर वक्त परेशान रहते थे। केशव के पिताजी ने बोला कि मैं सुना था कि अकबर के जब कोई संतान नहीं था, सब कुछ था, और इस चीज़ को लेकर के बहुत परेशान रहते थे। वो बहुत से साधु संतों फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के सिकरी है, ठीक है बच्चों। उन्होंने बादशाह को बताया कि उनके एक ने 3 संतान होगी, और वही जो फकीर था ख्वाजा सलीम चिश्ती, वही ने उनको बताया कि आपके एक ने 3 संतान होंगे, शहजादा, सलीम और मुराद। अकबर के 3 बच्चे थे, शहजादा, सलीम, मुराद और दनियाल। केशव के चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सिकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। ये बच्चे हुए, उसके बाद उनके खुशी में अकबर ने उनके सम्मान में सिकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा। तब केशव ने अपने पिताजी से कहा था कि अब मेरे समझ में आ गई कि बादशाह अकबर ने अपने लड़के का नाम सलीम उस फकीर के नाम से रखा जिसका नाम था ख्वाजा सलीम चिश्ती। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों का तराश रहे हैं। केशव नींदों आवाज में बोली। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया। तो सभी बच्चे, आज इस चैप्टर खत्म हो गया है, सभी बच्चे घर पे पढ़ लेंगे, और जब अगला वीडियो भेजूंगा तो इसका प्रश्नोत्तर शब्दार्थ आज को पढ़ाऊंगा और लिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।